नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता बेबाक होकर बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है और बेधड़क होकर बोलती है। जो उसके मन में होता है वो बोलती है। और आज का मुद्दा फारूक अब्दुल्ला। एक बार फिर से आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की हिमायत करते हुए फारूक अब्दुल्ला नजर आए और यही नहीं रुके। फारूक अब्दुल्ला ने तो ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई जल्द ही तो गाजा जैसा अंजाम कश्मीर पर देखना होगा। कितनी सही थी उनकी ये बात, करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। अगर वह पड़ोसी आपकी पीठ पे बार बार छुरा घोंपेगा और आपके यहाँ आतंकी हमले करेगा तो कब तक हम लोग मित्रता निभाएंगे? हमको अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। हमको पहले अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और फिर मित्रता निभाएंगे उनके साथ। ये मौजूदा सरकार तो पाकिस्तान का नाम लेके राजनीतिक फायदा उठाती है। वो तो हर चीज के पीछे पाकिस्तान का हाथ देखती है। अब्दुल्ला साहब, अब आपकी राजनीति के दिन लग गए। ये नए भारत नए कश्मीर की राजनीति है। यहाँ का डिस्कोर्स और नैरेटिव प्रधानमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व है वो तय करता है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का जल्दी से तारुफ करवा देते हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है आज। राहुल तालार हमारे साथ उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। शबनम खान मौजूद रहने वाली है। कपिल अरोड़ा मौजूद रहने वाले हैं। आसिफ खान मौजूद रहने वाले हैं। रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और शबनम खान के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। शबनम जी, आखिर ये क्या बात है? बार बार आतंकिस्तान और पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं फारूक अब्दुल्ला। क्या चाहते हैं? और अब तो यहाँ पर नहीं रुके, अब कह रहे हैं कि गाजा जैसा अंजाम होगा अपने ही देश के हिस्से के लिए, कश्मीर के लिए। इस प्रकार की बातें किस हद तक सही हैं? सालों साल यही राजनीति करके मुसलमानों को बेवकूफ बना के कश्मीर पर राज करा है उन लोगों ने। तो आज भी उनकी भाषा बदल नहीं रही है। वो सोच रहे हैं कि ये वही वाला भारत है जो कांग्रेस के समय वाला भारत था, जहां कुछ भी भारत के खिलाफ बात करो, कश्मीर को अलग बता दो और मजे से अपना सत्ता पे काबिज रहो। पर शायद अब वो ये भूल गए हैं, अब मोदी जी का भारत है ये, अब हर जन जन का भारत है ये, अब हर उस व्यक्ति का भारत है जिसको देश से प्रेम है। वो भारतीयों का भारत है ये, वो कश्मीर भी उन भारतीयों का है। अब हमने पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया है उसको। तो मैं बोल रही हूँ कि आप तो कहते थे अगर मोदी 10 बार भी बन गया ना प्रधानमंत्री तो भी 370 नहीं हटा पाएगा। 370 हट गई कि नहीं हट गई? जनता की नब्ज पकड़ना विपक्षी भूल गए। विपक्षियों को पता ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं मोदी जी के अगेंस्ट बोलने की वजह से देश के खिलाफ बोलने की तरफ जा रहे हैं, यही उनका माइनस पॉइंट है। जीवन में ये सारे मेरे भारत की जनता खड़ी है, इनकी शक्ल भी देखने नहीं देगी। आगे आने वाला जो समय आएगा आप देखना, विपक्षी ढूंढने को नहीं मिलेगा अगर इनकी भाषा यही रही तो। बड़ी बात। राहुल जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान के। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान के, पॉलिटिकल प्रॉक्सी। देखिए, किसकी हिम्मत है कि कश्मीर को गाजा बना दे? 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और हमें पता है कि हमारी पावर क्या, हमारी सेना के पास कितनी ताकत है। अगर जो कोई गाजा बनेगा तो वो बनेगा सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान होगा। अगर जो कोई ये सोचेगा कि पाकिस्तान या और कोई देश कश्मीर को गाजा बना सकता है तो सबसे पहले सिंध अलग हो जाएगा पाकिस्तान से और एक नया देश बनेगा बलूचिस्तान, और एक नया देश बनेगा खैबर पख्तूनख्वा, और पंजाब अलग हो जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसी में दक्षिण एशिया में या इस देश में, पूरे वर्ल्ड में अब किसी में हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा सके। भारत उभरती महाशक्ति है, सैनिक महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति, और जो आर्थिक महाशक्ति होते हैं उनके खिलाफ कदम नहीं उठाए जाते। ये फारूक अब्दुल्ला जी भूल गए कि अब भारत है क्या। वो भारत की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वो प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान के, जैसे ही टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ती है कश्मीर में वो शुरू हो जाते हैं कि बात करो पाकिस्तान से बात करो। किससे बात करें पाकिस्तान में? पॉलिटिकल जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करें, सेना से बात करें, या मौलाना डीजल से बात करें, या हाफिज सईद से बात करें, या किससे बात करें? सवाल ये है कि उनको ये पता नहीं कि पाकिस्तान से बात करो, किससे बात करो। पाकिस्तान नेशन ही नहीं है जिससे बात कर सकते हैं आप। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको सेना चला रही है और
सेना जिस दिन शांति की बात करना शुरू कर देगी उस दिन पाकिस्तान टूट जाएगा। अगर जो उनका तो सब पूरा पाकिस्तान डिपेंड ही इस पे कि भारत का विरोध करते रहो, भारत की सेना का विरोध करते रहो और भारत को और हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहो अपनी देश की जनता को। अगर जो ये सारी चीजें छोड़ देंगे वो, तो उस दिन पाकिस्तान की सेना खत्म हो जाएगी। देखिए पाकिस्तान की दुनिया की एकमात्र सेना है जो वॉशिंग मशीन बनाती है, जो फ्रिज बनाती है, जो भैंसें पालती है, जो गाय पालती है, जो स्लॉटर हाउस भी चलाती है। वर्ल्ड में कोई भी सेना आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो फ्रिज बनाए, वॉशिंग मशीन बनाए, स्लॉटर हाउस चलाए और भैंसें पाले। तो ये सेना थोड़ी है, ये एक तरीके का बिजनेस मॉडल है जो पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं और उसमें आवाम पिस रही है पाकिस्तान की। बड़ी बात। आसिफ साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हमने तो 71 पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के नारे कहाँ लगते हैं? टेबल टॉक की बात बार बार क्यों उठ जाती है? केबल टॉक की बात अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं थे? अब्दुल्ला नहीं करते हैं? नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने जो दोहराया अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाजों को दोहराया ना। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया, शायद आप भूल गए इतने सालों का इतिहास। या अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास कोई नहीं है, कोई भाजपा का इतिहास नहीं है उनका। नहीं, उनका ये कह रही हूँ इतने साल में जितने आतंकी हमले हुए वो सब आप भूल गए हैं। आपको सिर्फ बोलना है अटल बिहारी वाजपेयी पे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कोई जवाब नहीं। हम बिल्कुल नहीं बोले सैनिकों की शहादतों को। जो सैनिकों की शहादत कश्मीर के अंदर आए दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, इस तरीके से हमारी सैनिकों की शहादत दिन पे दिन कश्मीर के अंदर लगता है कश्मीर गाजा बन जाएगा। मैंने कब कहा कश्मीर गाजा कभी नहीं बन सकता। अब्दुल्ला ऐसे कह रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके बयान का। कश्मीर कभी नहीं, मैं अटल बिहारी कैसे कह रहे हैं? मैं आपसे फारूक अब्दुल्ला पर सवाल पूछ रही हूँ। सवाल मेरा फारूक अब्दुल्ला पर है, आपके पास जवाब है क्या? जवाब है? क्या कश्मीर गाजा बनेगा? क्या कश्मीर गाजा बनेगा? क्या कश्मीर गाजा बनेगा? गाजा बनेगा या नहीं? आप मुझसे जवाब लीजिए, किसने कहा कश्मीर गाजा बनेगा? कश्मीर गाजा कभी नहीं बन सकता। जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमारी सेना देश बहुत मजबूत है, वो अलग बात है। आज के दौर में सैनिकों की शहादत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है उसी की बात घूमती जा रही है। यही नतीजा है कि आप इसको ले जाके गाजा को हमने नहीं जोड़ा, भूल जाते हैं नीति जी। फारूक अब्दुल्ला का बयान या फिर सुनना ही नहीं चाहते आसिफ साहब सुनना ही नहीं चाह रहे। ऐसा लग रहा है कि उनको सुनाई देना बंद हो गया है या पढ़ना वो भूल गए हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने बड़े बड़े शब्दों में कहा कि अगर टेबल टॉक या बातचीत नहीं होती है तो कश्मीर का हाल भी गाजा वाला होगा, अपने देश के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपने खून के लिए। इस प्रकार की बातें। गर फिरदौस रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये है जम्मू कश्मीर के असली स्वरूप। लेकिन उस स्वर्ग को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद ये मुफ्ती की फैमिली ने किया। आप देखिए कि ये अब धारा 370 हटने के बाद ये लोग बेसिकली बेरोजगार हो गए हैं, पावरलेस हो गए हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार से कश्मीर को लूटा, जिस प्रकार कश्मीर में पंडितों का जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडित्स का, जिस प्रकार से रोशनी लैंड स्कैम में 25,000 करोड़ का इन्होंने अपने लोगों को बेनिफिशियरी दिया, जिस प्रकार से इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की उसमें घोटाले करे, जिस प्रकार से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी और कश्मीर को लूटा। केंद्र से सबसे ज्यादा पैसा फारूक अब्दुल्ला और पार्टी को दिया जाता है जेएनके की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आज आप जेएनके में हाथ देखिए कि जब तक इनकी सरकार थी केवल सेना के ट्रूप्स के ऊपर पत्थर बरसे जाते थे, आज वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। ये है आज का जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला बेसिकली बेरोजगार हो चुके हैं, इनकी बौखलाहट है और गाजा को बनाने वाली बात ये इनकी असली सोच है, क्योंकि ये हमेशा से चाहते थे कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद पलता रहे और ये अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे दोनों। बड़ी बात रवि अरोड़ा जी, इस प्रकार की बातें कब तक चलती रहेंगी? कश्मीर तो भाड़ में चला गया है, कश्मीर तो गाजा बन जाएगा, इस प्रकार की बातें कब तक चलती रहेंगी? क्या फारूक अब्दुल्ला के राज में, महबूबा मुफ्ती के राज में या फिर कांग्रेस के राज में आतंकी हमले नहीं होते थे? क्या शहीद नहीं होते थे हमारे जवान? तो फिर अभी का राग अलाप कर क्या करना चाहते? अपनी बातों पर पर्दा डालना चाहते बार बार जब फंस जाते हैं, सही है क्या? देखिए, फारूक अब्दुल्ला एक्चुअल है कौन? ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनके पिता ने आर्टिकल 370 नेहरू जी को विश्वास में लेकर लागू करवाया था। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 1980 में पहली बार संसद पहुंचे और उसके 10 साल बाद कितना कत्लेआम कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। ये वही फारूक अब्दुल्ला है, तब इनकी जवान से कुछ नहीं निकला। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब देश में आतंकवादी हमला करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, तब ये उन आतंकवादी के खिलाफ वो कुछ भी बोलने से हिचकिचाते हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो वजीर आजम बनने का सपना देखते हैं। आप बात को समझिए,
ये इनको देश से प्यार नहीं है, इनको मुल्क से प्यार नहीं है, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। ये सपना पाले बैठे हैं कि वजीर आजम बनेंगे और ये पाकिस्तान इनको ये सपने दिखाता है, उन्हीं की भाषा ये बोलते हैं। क्यों नहीं इन पे देखिए, सरकार बीजेपी की है और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। शायद ये भूल गए, उन्होंने भरोसा किया था परवेज मुशर्रफ पे और परवेज मुशर्रफ ने भारत को जंग सौंप दी। मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ उस समय पे भी गलत हुआ और पड़ोसी ये वो पड़ोसी नहीं जो संभल जाए। इसने अफगानिस्तान के साथ भी हमेशा गलत किया, इसने भारत के साथ हमेशा गलत किया। ये सिर्फ आतंक की भाषा जानता है और दुनिया भर के आतंकी देशों के अंदर जहाँ भी आतंकवाद पनपता है वहाँ उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, ना तो वो परछा नहीं सुधर सकता। हमने जब जब कोशिश की है कपिल जी कि पाकिस्तान सुधर जाए, वो हद में रहे, तब तक उसने अपना असली चेहरा दिखाया है। ये दिखाया है कि मैं कभी नहीं सुधरने वाला। तो आप किस बात की बात करें? मैम पहली बात तो ये है कि आप फारूक अब्दुल्ला जी को इतनी बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पहले वो उनकी खुद की आज की डेट में अहमियत क्या रह गई है? वो कुछ है ही नहीं। इतना मीडिया ने उनके बयान को इतना बड़ा कर दिया, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आपके मुद्दे ही अलग हो। आम आदमी पार्टी और सारे लोग तो गठबंधन कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को सर पे बिठा बिठा कर घूमते हैं। भाई आप ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका ये बयान का तवज्जो क्या है मैम? आज आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, वो कहेगा गाजा बन जाएगा। उसी के पाले हुए गुर गए भारत के कश्मीर की तरफ आंख उठा कर देखे, किसने पिलाया उसको माँ को दूध? तो मैम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो क्या हो रहा है? आज आप कहते हो कि कश्मीर को उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा है, तो फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं? ये आज उनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो ये बयान दे सकते हैं? आपका कंट्रोल क्या है? उन्हें अरेस्ट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। गाजा का तो बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी अलग चीज है, भारत देश पहले है। ये चैनल पे आपका भारत, हम भारत के नागरिक हैं। हमारा देश कभी भी गाजा की तरफ आप क्या पहले एक चीज बताइए मैम कि जो भारत देश है, आपको लगता है कि हम पाकिस्तान से हार जाएंगे? पाकिस्तान हमारे को गाजा बना सकता है? आपको लगता है? आपको लगता है कि कहीं से ऐसा हो सकता है? फिर ऐसे बयान की मजम्मत होनी चाहिए सीधे सीधे तौर पर। मीडिया को इस बयान की तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। ये तो बयान ही नहीं है, ये तो भारत के विरुद्ध है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलेगी, तवज्जो क्यों नहीं जाएगी? वो आखिरकार एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं। आदमी का समय खत्म हो चुका है, एक एक्सपायरी होती है हर आदमी की एक्सपायरी, उनकी डेट खत्म हो चुकी है। आज उनका दोबारा से शासन नहीं आ सकता। आज समय चेंज हो गया, जनता चेंज हो चुकी है, सबके व्यू चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था, सब एक ढाल पे चलते थे, आज लोग व्यू चेंज हो चुके हैं। आज सबको आज आम आदमी पार्टी की बात मैडम कर रही है। आज आम आदमी पार्टी आई है तो देश की राजनीति में बदलाव आया है। आज इनके जितनी भी जगह जहाँ भी आप जाओगे, जो स्टेटों में जीत रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में किया है वही बाकी स्टेटों में गारंटियां दे रहे हैं। उन्हीं गारंटियों की वजह से आज ये जीत रहे हैं। आज ठीक है, बड़ी बात जनता की बात सुन लेते हैं। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के और जनता क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का कितना दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे लोगों ने वहाँ राज किया है। मतलब उन नागरिकों का सोचो आप, ऐसे लोगों जिनके बयान क्या है कि हमास का हालात हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं कि पूरे देश को ये करेंगे, एक के साथ एक फ्री वाला टॉनिक देंगे। अरे भाई आम आदमी पार्टी वाले सुन लो जरा, पूरे देश में आप एक के साथ एक फ्री बोतल बांटने का मॉडल देंगे क्या दिल्ली वाला? बताओ तो सही। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एज ए किसान, मैं एज ए किसान आपसे पूछना चाहता हूँ। पार्टी एक के साथ एक फ्री दे रही है, तब भी वो मुनाफे में चल रही है, तब भी वो मुनाफे में चल रही है। क्या चल रही है सर? आप लोग सब तभी, आप बताओ कौन सी स्टेट है मुनाफे में चल रही है? सर ये तो आपकी मोदी जी की सरकार है। मैं तो किसान हूँ, आप मेरे को मोदी जी से क्यों जोड़ रहे हो? मैं तो किसान हूँ। मेरा कर्जे पे कर्जा क्यों चढ़ा जा रहा है? पंजाब में कर्जे पे कर्जा क्यों चढ़ा जा रहा है? अगर आम आदमी पार्टी मुनाफे में चल रही है तो कर्जा क्यों इतना बढ़ रहा है? ठीक है, लेकिन मुद्दा हमारा आम आदमी पार्टी नहीं है, मुद्दा हमारा कश्मीर है। कश्मीर क्या गाजा बन जाएगा? ये किस प्रकार का बयान है फारूक अब्दुल्ला? मैं पहले तो कई भाइयों ने यहाँ अभी भी समर्थन कर रहे हैं टॉक का। क्या कर रहे थे? टॉक का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इन्होंने नाम लिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो ये चाहते थे ना, जो इनका पूरा इकोसिस्टम है, जो ये चाहता है उनसे बात की जाए, टॉक किया जाए। ठीक है, क्या हाल निकाल 98 कारगिल वार, उसके बाद मोदी जी ने भी इनको देखते हुए पाकिस्तान या बाहर वर्ल्ड को देखते हुए, जो अंदर यहाँ बैठे हुए हैं नेता जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, उनको देखते हुए उनके घर के बिरयानी तक खाई, जिसको ये कोसते रहे कई बार। मगर आज भी भटका हुआ नौजवान, फलाना नौजवान करते करते किसको मरवाते रहे? सिर्फ और सिर्फ अपने सैनिकों को। मेजर गोगोई ने
एक पत्थरबाज को आगे लटकाया था। बताओ केस किसने किया था उसके ऊपर मतलब पूरी प्रॉपर इंक्वायरी एफआईआर हुई मेजर गोगोई के ऊपर, किसने करवाई थी? जो अभी इनके साथ अलायंस में बैठे हैं। बात आती है, ये पाकिस्तान जो है ये लातों के बूथ हैं, नहीं मानेंगे। अब कोई बात नहीं है, बात हो रही है पीओके की, बात हो रही है कश्मीर का मुद्दा। आज जो फारूक अब्दुल्ला है ना, ये दूसरा गिलानी बनने की कोशिश कर रहा है वहां पे एज ए पपेट, क्योंकि इनकी ये राजनीतिक जो बिसाख थी ना वो खत्म हो चुकी है। धारा 370 के साथ इनका राजनीतिक अस्तित्व जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है। और ये बौखलाहट है कहीं ना कहीं, ये बौखलाहट है। मैडम, ये जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जबकि फारूक अब्दुल्ला को सजा होनी चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर थे जब पंडितों को निकाला गया था, 5 मतलब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अगर कमजोर लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसको लटका देना चाहिए फांसी पे। अगर मुझे मौका मिला उसको मैं लटकाऊंगा फांसी पे, देखना। नहीं, अब तक एफआईआर तो नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मानना है कि भाई आप तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? जो हमास की भाषा बोलता, आप समझो, हमास की भाषा बोलता, उस पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? मेरी सरकार से मांग है, होनी चाहिए, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून में प्रावधान है वो सजा भी होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर ये मांग करता हूँ। इस देश में रह के इस देश के खिलाफ भी बोली जा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें षड्यंत्र है। इस बयान को आप जितना सरल देख रहे हैं ना, ये वैसा नहीं है। इसके तार जोड़े जा रहे हैं। हम वहां जो आज कॉन्फ्लिक्ट हम इसके गाजा और इजराइल के बीच है ना, जो मुद्दा कश्मीर इंटरनेशनल नहीं बन पाया, 57 कंट्रियां उसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, आज वो प्रयास फारूक अब्दुल्ला कर रहा है उसको जोड़कर। क्योंकि एक जो इमोशंस है ना इस वक्त सारे सबके यहाँ के मुसलमान के भी इमोशंस आज हमास के साथ जुड़े हैं, गाजा के साथ जुड़े हैं, फिलिस्तीन के नाम पर। आज उसको कनेक्ट करने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला कर रहा है। ये स्क्रिप्ट यहाँ की नहीं है, ये विदेश से स्क्रिप्ट आ चुकी है इनके पास, और इनका पूरा अभी पुंछ में 4 दिन पहले हमारे शहीद 21 तारीख को शहीद हुए वहां पे। उसके बाद 3 लोगों को आर्मी उठाती है, तो वहां उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है कस्टडी में। तो उसको आज नेशनल इंटरनेशनल अल जजीरा जितने भी एंटी भारत चैनल हैं सारे उसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है उनको, दोबारा कहते नहीं हाथ में बटेर लगना, वो इस तरह से उस न्यूज को वो कर रहे हैं। भाई जो कस्टडी में डेथ हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वो चीजें हाईलाइट नहीं होती। मगर अब भारत को बदनाम करना है, कश्मीर को दिखाना है कि जल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, तो क्यों? क्योंकि कनेक्ट करना है गाजा के साथ कि वहां की नजर यहाँ पे पड़े और वो इन्वॉल्वमेंट हो सके। जो आज कश्मीर का मुद्दा सुलझ चुका है उसको दोबारा कुरेदने की कोशिश हो रही है। बड़ी बात कह रहे हैं नीतीश जी। अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, मैं गलत नहीं हूं, जितनी जनता समझती है ये बात भी देश समझता है, मैं क्या समझती हूँ, अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आज भी सरकार पे होते तो मुझे लगता है अलगाववाद आज भी वहां पर कायम होता। जिस प्रकार से वहां पर मीटिंगें जमाई जाती थी, वो अलगाववाद महिला नेता हो, पुरुष नेता हो, जिस प्रकार से इस प्रकार की बातें फैलाई जाती थी, अलगाववाद को पैदा किया जाता था, जहर भरा जाता था दिलों में और बोया जाता था, वो आज भी होता। मुझे तो फारूक अब्दुल्ला भारतीय लगते ही नहीं है, पूर्ण रूप से पाकिस्तानी नागरिक कह लो या ISI के एजेंट की तरह बात करते हैं। इनका जब समय था, जब 26/11 हुआ तो ओबामा करने लगे मनमोहन सिंह जी। ओबामा जी की एक लिखित में डॉक्यूमेंट बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने अटैक पाकिस्तान पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता था। आज अगर पुलवामा अटैक हुआ है तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है, जिसपे ऑपोजिशन प्रश्न पूछता है कि हमें प्रमाण पत्र दो, सेना से प्रमाण पत्र मांगते हैं उसकी शौर्यता और वीरता का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस 370 धारा को जो हमने हटाई है, जो कि एक टेम्परेरी प्रोविजन था आर्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हटाने के बाद इनकी पूरी कोशिश है किस तरह उसको रिवाइव करी जाए। लेकिन मोदी जी की तरफ से साफ बयान आ चुका है कि पूरा ब्रह्मांड भी एक हो जाए, अब 370 को कोई भी रिवाइव नहीं कर सकता। और आज पाकिस्तान के आवाम और डेवलपमेंट देख रही है कि किस प्रकार से G20 की जब अध्यक्षता हमने करी, वहाँ पे सक्सेसफुल मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ पे कभी भी एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं होता था। आज वहाँ पे पिक्चर शूट हो रही है, जहाँ पे आर्मी के ऊपर शूटिंग होती थी। आज वहाँ पर
सड़कों की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का जो एक फेज पाकिस्तान आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है और उसी के उस पर इफेक्ट होकर पीओके की आवाम भी वापस आना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अब आप वहाँ पे इलेक्शंस करवाइए ताकि वो मुख्य धारा के साथ भारत के साथ जुड़े और भारत के साथ ही जम्मू और कश्मीर के लोग प्रोग्रेस करें। तो इस प्रोग्रेस को ये दोनों अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी प्रोग्रेस को तो रोक कर इन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं अब तक। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का जो एक एरा है वो खत्म हो गया है। उसकी बौखलाहट है कि वो गाजा और इजराइल और फिलिस्तीन से हमको कंपेयर कर रहे हैं। जिंदगी में कभी भी ये गाजा पट्टी नहीं हो सकती है और शीघ्र ही जो हमारा रक्षा तंत्र है, जयशंकर जी ने बोल दिया है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड टू हैंड। हम बिल्कुल नहीं करेंगे। विकास के ऊपर जेएनके को लेके जाएंगे। मुख्य धारा से जेएनके जुड़ चुका है, इलेक्शंस होंगे और वहां पर फारूक और मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती, मुझे लगता है उनको बैग पैक करके पाकिस्तान जाने का समय आ चुका है। ठीक है। वाकई आसिफ साहब, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी की बातों में कुछ तो वजन है कि अब उनको बैग्स पैक करने का टाइम आ चुका है और इसीलिए इस प्रकार के उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का अंजाम गाजा जैसा होगा। इसका कोई भी हिंदुस्तानी समर्थन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। हर इंसान पाकिस्तान के खिलाफ है। यहाँ पे पाकिस्तान को मोहब्बत मौजूदा हुकूमत को ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत दूसरी हुकूमत को। 71 के बाद जब से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तमाम भाजपा के लीडर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से राग ला पाया। किसी भी कांग्रेस के लीडर ने कभी पाकिस्तान का राग नहीं ला पाया। कल 2 बयान सामने आए, एक बयान फारूक अब्दुल्ला का, एक भाजपा के एमएलए यतनाल जी का जो कर्नाटक से। उन्होंने कहा येदियुरप्पा सरकार के अंदर कोविड के दौरान में जो मास्क 45 रुपए का था वो 485 खरीदा गया। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इस पर कहां चले गए? ना उन्हीं का एमएलए कह रहा है, जो बेड लिया गया किराए के ऊपर, इतने में हम 4 बेड खरीद सकते थे। इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सीबीआई नहीं पूछेगी जाकर किसको कहाँ जाना है, सिर्फ पूछे किससे, दूसरे लोगों के घर जाएगी, दूसरों से बात की जाएगी, भाजपा के तमाम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये हमास का जवाब सीधा हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत हमास को बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान की जनता मुल्क के साथ है, सेना मुल्क के साथ है, सेना मुल्क के साथ है। बात लेकिन ये वो भारत भी नहीं है जो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, तो फिर गाजा की बात ही कहाँ से आ जाती? नहीं, गाजा की बात तो फारूक अब्दुल्ला जी कर रहे हैं ना। फारूक अब्दुल्ला जी अभी शायद उसी सपने में जी रहे हैं जो पुराने सपने देखा करते थे कि मैं कुछ भी बयान दूंगा और कश्मीरी भी मेरे साथ हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से बता दूं, एक कश्मीरी भी फारूक अब्दुल्ला को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अगर उसको पूछा जाए ना एक कश्मीरी से, मैं बोल रही हूँ कि आप एक चीज जान लीजिए, ये विपक्षियों ने जो मोटी मलाइयाँ खाई है ना, पूरे कश्मीर पे कब्जा था इन लोगों का। पूरे एक होटल इनके नाम है, एक वहाँ की संपत्ति इनके नाम है, हर चीज पे इनके मजे थे। यासीन मलिक वहाँ पे हमारे भारत की रोटियां तोड़ता हुआ पाकिस्तान की पैरवी किया करता था। तो ये वही वाले लोग हैं जो पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोग हैं। भाई युवा है मेरे साथी, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। दूरंदेशी है आज का युवा, दूरंदेशी देखता है कि देखिए वो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं। आप भारत को तोड़ने की बात करेंगे, आप भारत को गाजा वाला बनाने की कोशिश करेंगे या सोच भी लेंगे, हलक में हाथ दे के मोदी जी निकाल लेंगे आपके मुंह से वो सारी बातें। कहते थे झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, झंडा उठाने की बात कर रहे हैं, वो जबान ही नहीं रही है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की जबान हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की जबान हो। तो मैं बोल रही हूँ कि विपक्षियों को थोड़ा सुधरना चाहिए। मैं तो अपने दोनों भाइयों को भी कहूंगी कि शुक्र है कम से कम भारत की बात आई, तो पता नहीं पार्टी की गाइडलाइन, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए शायद, पर दोनों ने कम से कम अच्छी बात कही कि हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा तो मैम भटकाया जा रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता हम पाकिस्तान की बात तो फारूक अब्दुल्ला हम भारतीय हैं। हमारे को पाकिस्तान का नाम आ जाए, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे वार हो, हमारे सारे भारतीयों को खून खोलने लग जाता है, पूरा खून खोलने लग जाता है। ये भटकाने वाली बात हो रही है। चाइना का मेन मुद्दा है, चाइना ताकत दे रहा है। चाइना पे किसी ने आज तक नहीं बोला जो लद्दाख में इतनी जगह घेर के बैठा है। बाकी उसने बयान दिया छोटा सा, उसको तो कोई मान ही नहीं सकता। मुझे तो लग रहा है कि आप उसको बोल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। जी चाइना को चाइना से हट रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से आ गए बीच में? मुद्दा आज का है कि फारूक अब्दुल्ला संसद में बैठे मुख्यमंत्री रहे हैं और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। नहीं, फारूक अब्दुल्ला पर कोई जवाब उठाता कि चाइना कहाँ तक पहुँच गया भारत के अंदर, पाकिस्तान के नाम को लेके चलते। पूछिए ना फारूक अब्दुल्ला से कि उनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत भारत से करेगा। ये तो चंद नेता बातें बोल देते हैं, पाकिस्तान के अंदर ताकत ही नहीं है।
पाकिस्तान में तो ताकत ही नहीं है। जो ताकतवर चाइना आंखें दिखा रहा है उसके लिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है कि सब इमोशन से खेलते हैं। ये इमोशन है। ठीक है आ रही हूं। जो भाई साहब कह रहे हैं चीन की जो गगनयान की एक पोस्ट डाली जा रही है वो पिछले साल के जब हुए थे। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप क्यों गगनयान गए? और चाइना से प्रेम को करता है ये पूरी जनता जानती है, और जनता के जन जन का जो प्रिय है वो बात शिकार है। तो आज आपके पास घड़ियाल आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला, ना देश टूटा था ना कश्मीर का हिस्सा बाहर था, और कश्मीर का भी हिस्सा हमारे देश का है और रहेगा। और जो इसके लिए खिलाफ होगा वो बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी, और जनता के पास हम मत की शक्ति चुनाव कराएंगे तो आप बाहर का रास्ता आप देखेंगे। जो घड़ियाल आंसू बहाकर जो आपने वहां पर सत्ता से आई, जो वहां पर पैसा खर्च होता था, कितना पैसा खर्च होता था, आप जैसे लोग आतंकवाद पैदा करते थे, ये विपक्ष का चेहरा आज जनता जान चुकी है। और जनता जनार्दन है, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। और विपक्ष के पास सिर्फ इस देश की छवि खराब करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। मैम, हम तो इनको जो विपक्ष के में बैठ रहे हैं, विपक्ष वालों को यही बात बोलना चाहते हैं भाई, जो कि इनकी सरकार जो कांग्रेस की है, ये पाकिस्तान और चीन की बोली बोलती है, ठीक है, हिंदुस्तान की नहीं बोली बोलती है, तभी तो आज विपक्ष में बैठ रही है ना। तो आज इन्होंने गुंडागर्दी जो इन्होंने चला रखी थी 70 साल से, आज गुंडागर्दी खत्म हो रही है, ठीक है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी की सरकार बैठी हुई है, ईमानदारों ऊपर बैठी हुई है। तो इनको क्या है, चिढ़ हो रही है, ठीक है, चिढ़ हो रही है तो कुछ ना कुछ ये बोलते रहेंगे। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, तो मेहनत करने वाला मेहनत करता रहेगा, ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी के, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, मैं इनसे पूछूंगा, आप जम्मू कश्मीर की बात मत करिए ना, मैं आपको पार्टी की करने दूंगा। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ। आपकी हंसी है ना जो आपके नेता की अभी तक यहाँ पे ऐसे चुभती है, वो झूठी स्टोरी कश्मीरी पंडितों के ऊपर। विधानसभा में कहा था ना, क्योंकि बाहर आपकी औकात नहीं थी कि बाहर आप कश्मीरियों के ऊपर बयान दें, मगर उस वक्त आपने दिया झूठी स्टोरी, प्रोपोगंडा स्टोरी। क्या 4 लाख जो है कश्मीरी से ज्यादा बेघर हुए, मगर आपकी हंसी, आपके पीछे और नेता थे। आइए कश्मीर की बात करते हैं। वहां पे कश्मीर, इसी फारूक अब्दुल्ला ने जब वहां पे चाइना से गुहार लगाई थी, मगर चाइना की चली। ये बाप बदलते रहे हैं, मगर आप हिंदुस्तान को ही रखिए अपना। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। मैं इनको जवाब देना था, क्योंकि ये बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं कश्मीर की, मगर इनके नेता मैं ये कहना चाहता हूँ सबूत मांगते हैं कि ये बीजेपी वाले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, माफी मांगेंगे उस बात पे? हैं, जब तो उनको आतंकवाद दिख नहीं रहा था, सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए, तो ये माफी मांगेंगे बीजेपी वाले कि हम महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, वो गलत था। ठीक है, राहुल जी जवाब। मुझे लगता है कि वो एज ए इंडिपेंडेंट वॉइस की वो गलत थी। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपको अगर जो कुछ समझना है और सरकार में जाना है तो वो समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरी थी, और इसीलिए 370 हटाए। बीजेपी समझी, इंटेलिजेंस आई, जो राज्य की इंटेलिजेंस थी। जब तक आप सरकार में ही नहीं होंगे तो वो सरकार में रह के जो इंटेलिजेंस आई, उससे बहुत सारी चीजों का फायदा हुआ है। देखिए, दूसरी चीज आपको ना एक वो मॉडस ऑपरेंडी और स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। सेना प्रमुख जैक सुल्लिवन से, अमेरिका के जैक सुल्लिवन से मिलते हैं और कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। और इधर फारूक अब्दुल्ला जी बोल देते हैं गाजा बन जाएगा, क्योंकि गाजा हॉट टॉपिक है। तो गाजा इसीलिए बात कर रहे हैं कि सारे मुसलमानों को पता चले कि कश्मीर का मुद्दा भूलना नहीं है। जो इस्लामिक कंट्रीज है उनको कश्मीर का मुद्दा नहीं भूलना है। उनको सबसे फारूक अब्दुल्ला जी को ये पता होना चाहिए कि भारत बदल चुका है, भारत की जनता बदल चुकी है। अगर जो कोई ये सपने देख रहा है कि 370 दोबारा से लागू करवा दी जाएगी, और आसिफ जी ये सपने देख रहे हैं या बाकी और कांग्रेसी ये सपने देख रहे हैं कि कभी सरकार में आएंगे और 370 वापस कर लेंगे हम कश्मीर में, तो भूल जाइए, कश्मीर में 370 अब कभी नहीं आएगी। जनता कांग्रेस का नामो निशान मिटा देगी अगर जो आपने 370 की बात भी की तो। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने बात की चाइना की, कि चाइना ठीक है, चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस क्षेत्र का और वो पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी है, लेकिन भारत उतना कैपेबल है। भारत के सेना प्रमुख ये कई बार बोल चुके हैं कि भारत की सेना 2.5 मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार है। जब सेना प्रमुख ये बात बोले कि भारत की सेना 2.5 मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार है, तो आप भूल जाइए कि कश्मीर को कोई गाजा बना देगा। और फारूक अब्दुल्ला जैसे कितने आए और कितने चले जाएंगे, किसी में हिम्मत नहीं है। भारत, जैसे मैंने बोला, देखिए, भारत विश्व की बढ़ती हुई महाशक्ति है, और जब महाशक्ति होते हैं ना, उनसे लड़ा नहीं जाता है, उनसे आप कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात किस पे होगी कि चाइना को तो खुद ये डर है कि जो पीओके जो उन्होंने वहां से हाईवे निकाला हुआ है ये पाकिस्तान के लिए, तो उसको भारत क्योंकि भारत ने बोला हुआ है और भारत का हिस्सा है पीओके, तो भारत कभी भी ले सकता है। और बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। ये मोदी सरकार साफ कर चुकी है, गृह मंत्री साफ कर चुके हैं। तो अगर कोई ये सपना पाले हुए कि पाकिस्तान कश्मीर पे बात करेगा तो कश्मीर पे कोई बात नहीं होने वाली है, पीओके पे बात होगी। बिल्कुल, ये पॉइंट वाजिब है नीति जी कि आप पीओके पर कुछ नहीं आकर बोलते हैं, आप रोना तो रोते हैं कश्मीर का, कश्मीर तो हमारा ही है, वो क्यों गज़ा बनेगा, बल्कि अब बारी है पीओके लेने की। मैं भाई साहब आपको जवाब दूंगी, राजनीति में, सियासत के गलियारे में साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन लक्ष्य आपका एक होना चाहिए। लक्ष्य भारतवाद का है, राष्ट्रवाद का है। 370 धारा तब भी लिखी थी जब हम पहले बैठे थे, और आज 370 धारा हटाई है। ये लोग बोलते रहे फारूक अब्दुल्ला कि 370 7 बार ही प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे, कभी 370 नहीं हटा पाएंगे। ये जब भी 370 हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी। आज एक मच्छर तक नहीं मरा, 370 शांति से पारित हो गई, हट गई, और आज कश्मीर भारत के साथ पुनः विलय हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बहुत ही शांति से, आप देखिएगा, वापस आपके पास आएगा बिना किसी वॉर के। आज हम जो भी सियासत फैसले ले रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा हुआ कानून से भी हमें आजादी मिल चुकी है, आज भारत न्याय संहिता आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है भारत की सिक्योरिटी के ऊपर, भारत के सियासी मुद्दों के ऊपर। उसके लिए अगर किसी को हमें सीढ़ी बनाना भी पड़ेगा तो बनाएंगे, लेकिन राष्ट्र को अखंड रखेंगे। बड़ी बात वाजपेयी जी ने बहुत कोशिश किया था। मैं नहीं, आप जो कह रहे हो महबूबा मुफ्ती पे सरकार ने बनाई, कितनी साल पुरानी है भाई साहब को पूछ के, याद आया आपको? मेरी बात जवाब ये ना, वो सरकार में जाना जरूरी था, वहाँ की पूरी चीज पता करना जरूरी था, इसीलिए महबूबा से हो या चाल चली थी। भाई साहब वाजपेयी जी के साथ में अब्दुल वो भी था, ये जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी सरकार में मंत्री थे, तो इसका मतलब उस टाइम भी गलत हुआ था। वो सरकार में जानना जरूरी था, पूरी जो कहते हैं ना, पूरी हर एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है ना वो जानना जरूरी, हर एक पुलिस की, हर एक ऑफिसर को जानना जरूरी होता है, क्षेत्र को जानना जरूरी होता है, इसीलिए था ये। इनको क्या बताओ, आपने कैसी बात करी है? ये कह रहे हैं 370 हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं? सरकार ने क्यों झूठ बोला कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई और 370 से आतंकवाद खत्म हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अभी भी चार डेटा ये कहता है कि पहले से आगे की घटनाएं बहुत कम हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं एकदम शून्य के बराबर हो चुकी है। आप कश्मीर रास्ता पर कब गए? कश्मीर जाने में क्या जरूरत है? बिना आंखों से देखे आप कैसे बता सकते हैं? 5 सैनिक पहले से शहीद हुए, 4 अभी हुए, तो आतंकवादी तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं कम हुई है, कम हुई है। हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 370 को एकदम सही पाया है। अपने अभी जजमेंट आया उसमें कहा कि ये टेम्पररी 370 था, तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि 370 हमेशा के लिए रहेगा। तो देखिए, जो घटनाएं हो रही है बिल्कुल दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होगा कि पिछले कंपैरिजन में क्या घटना कितना हो रही है, हमें सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कमी आई है, बिल्कुल गृह मंत्रालय को देखना चाहिए और कमी करने की इसमें कमी होना चाहिए, बस ये कहना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये महबूबा मुफ्ती से और बीजेपी से जब मुख्यमंत्री का मिलन हुआ था और वे बोले कि महबूबा मुफ्ती को बना दिया जाएगा, लेकिन वो मोदी जी ने ये बोला था हमारी विचार आधार पर चलना पड़ेगा, आतंकवाद को लगाम लगानी पड़ेगी और ये हुर्रियत के लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना इस बारे में।